नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अमूल्य शिक्षा बाई के वाई में। दोस्तों, कुछ दिन के लिए क्लासों का विलंब रहा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज से हम शुरुआत करेंगे उसी तरीके से जो हमारा पिछला टॉपिक था, सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग के बाद अगला हमारा टॉपिक है पैनल चर्चा का। ये जो पैनल चर्चा है ये ज़्यादातर जो पर्यावरण का विषय है यानी कि ईवीएस है उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए पैनल चर्चा, ये जो हम पैनल चर्चा, सूक्ष्म शिक्षण, इसके बाद 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे, वो सारे शैक्षिक नवाचार के अंदर आते हैं। जो शैक्षिक नवाचार है यानी कि जो शिक्षा में कौन कौन से नए नए तरीके जोड़े गए हैं उनके अंदर आते हैं। तो देखिए पैनल चर्चा की बात करते हैं। पैनल चर्चा का अर्थ क्या होता है कि समूह की चर्चा होती है, यानी कि 2 या 2 से अधिक विशेषज्ञ जो उस चीज़ के जानकार होते हैं वो आपस में जब बैठकर किसी समस्या पर वाद विवाद करते हैं तो वो हो गई हमारी समूह की चर्चा। यानी कि एक सरल तरीके में मैं समझाना चाहूँ, जो टीवी की डिबेट होती है, जो टीवी में डिबेट हम देखते हैं कि 2 कार्यकर्ता किसी पार्टी के हो गए, 2 किसी पार्टी के हो गए, उनके बीच किसी भी समस्या को लेकर जो बातचीत होती है या वाद विवाद होते हैं वो होती है हमारी पैनल चर्चा। ठीक है, अब देखिए पैनल चर्चा की शुरुआत कब हुई थी? तो पैनल चर्चा की शुरुआत हुई थी 1929 ईस्वी में। और इसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था? इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था अमेरिकी प्रौढ़ सम्मेलन में। कब किया गया था? 1932 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जनक, पैनल चर्चा के जनक कौन है? तो पैनल चर्चा के जनक हमारे पास है हेनरी ओवर स्ट्रीट। कौन है? हेनरी ओवर स्ट्रीट। अगली एक परिभाषा है हर्बर्ट गुली की। हर्बर्ट गुली ने बताया कि जब व्यक्तियों का समूह आमने सामने बैठकर मौखिक क्रिया करे, यानी कि जब व्यक्ति आपस में एक दूसरे के सम्मुख बैठकर किसी भी चीज को लेकर मौखिक रूप से अंतःक्रिया करे, यानी कि बातचीत करे या वाद विवाद करे, तो वो होगी हर्बर्ट गुली की परिभाषा। यानी कि इसमें आमने सामने ये है, ये बात ध्यान रखनी है, कितने व्यक्ति हैं? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। और एक स्ट्रेंथ, अगली परिभाषा हमारे पास है स्ट्रेंथ मुद्दे की। स्ट्रेंथ ने बताया था कि 4 से 8 व्यक्ति। तो 4 से 8 व्यक्तियों का नाम आते ही कहाँ ध्यान जाना चाहिए? स्ट्रेंथ पे। इन्होंने बताया था कि 4 से 8 व्यक्ति जब आमने सामने बैठकर मौखिक क्रिया करेंगे तो वो होगी स्ट्रेंथ की परिभाषा। देखिए पैनल चर्चा में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? तो पैनल चर्चा में न्यूनतम 4 सदस्य होते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि 2 या 2 से अधिक विशेषज्ञ, ये तो किसी चीज को जानने वाले हो गए। और सदस्य कितने होते हैं? 4 होते हैं न्यूनतम। और अधिकतम कितने सदस्य होंगे? अधिकतम सदस्य होंगे इसमें 8। देखिए ये सदस्य हैं, इसके प्रकार, यानी कि कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो पहला हमारे पास है अनुदेशक। अनुदेशक का मतलब होता है कि जब पैनल चर्चा शुरू होने वाली होती है तो मेज लगाना, कुर्सी या कोई भी सामान हो उसकी प्रॉपर रूप से व्यवस्था करना। तो ये होता है एक। अनुदेशक कितने होते हैं? एक होता है। अध्यक्ष, कोई भी पैनल चर्चा जब हम शुरू करते हैं तो उसका एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो वो अध्यक्ष एक ही होता है। अब देखिए विषय विशेषज्ञ कितने होंगे? कोई भी विषय विशेषज्ञ, मान लीजिए हम बायोलॉजी के टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, तो बायोलॉजी के टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं तो उसके 2 या 2 से अधिक, यानी कि एक नहीं होगा, 2 हो सकते हैं या 2 से अधिक हो सकते हैं। अगला होता है श्रोता। जैसे डिबेट हमारी यहाँ पर चल रही है या पैनल चर्चा हमारी यहाँ पर चल रही है तो उसके सुनने वाले जितने होंगे वो होंगे हमारे श्रोता। ये 4 प्रकार के हो गए। अब श्रोता कितने भी हो सकते हैं, यानी कि सदस्यों के प्रकार हमारे पास 4 हो गए: अनुदेशक, अध्यक्ष, विषय विशेषज्ञ और श्रोता। अब आगे देखिए जो पैनल चर्चा है उसका समय कितना होता है, यानी कि जब कोई डिबेट शुरू होती है तो उसको कितने कम समय में पूरा किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है 30 मिनट में। यानी कि न्यूनतम समय कितना होता है? 30 मिनट होता है। और अधिकतम समय कितना होता है? किसी भी पैनल चर्चा का अधिकतम समय कितना होगा? 60 मिनट। तो ये हमारी पैनल चर्चा है। अब आगे हम बात करते हैं पैनल चर्चा के पद, यानी इसके पद कितने होते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं पैनल चर्चा के पद कितने होते हैं। तो पैनल चर्चा के हमारे पास पद होते हैं 6। यहाँ से क्वेश्चन एक बार भी नहीं पूछा गया है, फिर भी हम देख लेते हैं। पहला हमारा होता है पैनल परिचय, यानी कि जितने सदस्य हमारे पास पैनल में होते हैं
जैसे 5 सदस्य हैं, एक जीव विज्ञान के हैं, एक केमिस्ट्री के हैं, एक फिजिक्स के हैं, तो उनका जो लोग हैं उनका परिचय देना, ठीक है। और समस्या दूसरा है हमारे पास समस्या या मुद्दा लेना, यानी कि हमें किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज़ के लिए हम ये वाद विवाद प्रतियोगिता या पैनल चर्चा हम बुला रहे हैं, वो समस्या उसको मुद्दा लेना। अगला हमारे पास आता है समस्या पर वार्तालाप, यानी कि जब हमारे पास समस्या आ गई तो सारे जो वाद विवाद करने वाले यानी कि पैनल चर्चा के जो सदस्य हैं वो उस समस्या पर आपस में वार्तालाप करेंगे। अब चौथा हमारे पास अध्यक्ष द्वारा संक्षिप्तीकरण, यानी कि जैसे ही पैनल चर्चा खत्म होती है जो एंकर होता है या अध्यक्ष होता है बोलने वाला, उसके द्वारा संक्षिप्तीकरण कर दिया जाता है, यानी कि समस्या है इसका ये समाधान होगा, शॉर्ट रूप में उसको बता दिया जाता है। अगला है संशय प्रश्न पूछना, यानी कि जो श्रोता होते हैं उनके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको लेकर उनको डाउट होता है या संशय होता है कि इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, तो संशय प्रश्न पूछना। अगला होता है समाधान, यानी कि जो समस्या इन्होंने ली थी उसका समाधान इस पैनल चर्चा के द्वारा क्या निकला, उसका समाधान। अब देखिए पैनल चर्चा में हम बात करते हैं आगे लाभ की। इसका लाभ क्या है, तो पैनल चर्चा का सबसे बड़ा लाभ होता है कि जो श्रोता होते हैं, यानी विद्यालयों में जब ये शुरू की जाती है तो जो श्रोता होते हैं यानी स्टूडेंट्स होते हैं उनके सामने अलग अलग प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। वो देखिए हानि ये है कि जब ये विशेषज्ञ आपस में वाद विवाद या वार्तालाप या मौखिक रूप से बातें करते रहते हैं तो इनके बीच कई बार होता है कि तनाव की स्थिति हो जाती है और तनाव की स्थिति में आपस में भिड़ पड़ते हैं, तो ये इसकी हानि होगी। और दूसरी हानि इसकी है कि विद्यालय टाइम, जो विद्यालय का समय निर्धारित होता है उसमें जो पैनल चर्चा है तो 30 से 60 मिनट की है, ये स्थान ले नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि समय ज़्यादा हो गया, तो अगर इसको शुरू करेंगे तो जो कालांश होते हैं, जो पीरियड होते हैं वो पीरियड हटाने पड़ेंगे, तो ये हमारे पास हानि होगी। तो दोस्तों पैनल चर्चा को हमने पढ़ लिया है, अब आगे हम बात करते हैं अगली शिक्षण विधि की। तो शैक्षिक नवाचार है उसमें अगली हम बात करने वाले हैं, तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं मस्तिष्क उद्वेलन विधि की। मस्तिष्क उद्वेलन नाम देखते ही पता नहीं दिमाग में कैसा क्या आया होगा कि यार मस्तिष्क उद्वेलन ये होता क्या होगा। तो देखिए केवल यही नाम नहीं है, इसके कुछ उपनाम हैं। पहला उपनाम है मस्तिष्क झंझावत, है ना अजीब से। दूसरा है देखिए मस्तिष्क उपप्लावन। अगला है विचार मंथन, इसमें थोड़ी सी सरलता है। अगला देखिए मस्तिष्क विप्लव। अब क्वेश्चन आ जाए कि मस्तिष्क विप्लव क्या है, तो सब कुछ पढ़ा होने के बाद भी हम लोग सोचेंगे कि यार ये कहाँ से आ गया, कहीं सिलेबस से बाहर तो नहीं आ गया। लेकिन नहीं, इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं इंग्लिश में ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि मस्तिष्क उद्वेलन, मस्तिष्क झंझावत, उत्प्लावन, विचार मंथन, मस्तिष्क विप्लव, इन सबको मिलाकर बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग इंग्लिश में आते ही ये विधि ध्यान में आनी चाहिए। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि क्या होती है, क्या होती है, किसने दी। तो देखिए आगे हम बात करते हैं मस्तिष्क उद्वेलन विधि क्या होती है। तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि होती है, इस विधि के अंतर्गत बच्चों के सामने कठिनाई रखी जाती है, यानी कि एक 5वीं कक्षा का बच्चा है, उसके सामने छठी की या 7th क्लास की कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी क्वेश्चन आंसर ऐसे रखे जाते हैं जिससे उसका जो माइंड होता है वो तीव्र गति से कार्य करे, यानी कि वो उस चीज़ पर सोचने को या सर्जन करने को मजबूर हो जाए कि मुझे तो ये काम करना है। तो देखिए इस विधि के जनक कौन थे। काफ़ी बार क्वेश्चन आया है यहाँ से कि इस विधि के जनक थे एलेक्स ओसबोर्न। कौन थे? एलेक्स ओसबोर्न। कब की थी इन्होंने खोज? 1939 में। ये यूएसए की एक कंपनी में काम करते थे और इनकी बुक थी, बुक का नाम था अप्लाइड इमेजिनेशन। जब इन्होंने बताया मस्तिष्क उद्वेलन विधि के बारे में तो उन्होंने अपनी किताब अप्लाइड इमेजिनेशन में इसका जिक्र किया, ठीक है। यहाँ तक केवल 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो नाम और इसके जनक, ठीक है। आगे देखिए अब इन्होंने तो
इसको विकसित नहीं किया, लेकिन इसका जो नामकरण है वो दे दिया। अब इस विधि को विकसित किसने किया? इस विधि को विकसित किया सोन विल्सन ने। किसने किया? सोन विल्सन ने। ठीक है। अब देखिए, जो ये मस्तिष्क उद्वेलन या ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि है, ये थार्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत का पालन करती है। ठीक है। साइकोलॉजी में जो अधिगम में हमारे पास टॉपिक आएंगे कि थार्नडाइक के कितने नियम होते हैं या थार्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत कौन सा होता है, तो इसमें जो कारक होंगे उसका पालन करती है। यानी कि एक लेवल होता है बच्चे में कठिनाइयों का, सरलता से कठिनाई की ओर बढ़ने के लिए कौन कौन से स्टेप्स पर जाया जाता है। जितने अधिक स्टेप होंगे यानी कि जितनी अधिक कठिनाई होगी उतना बालकों में विकास ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कुछ पॉइंट हैं, देखिए। बुद्धि का विकास 50% हो जाता है कितने वर्ष की उम्र तक? 3 वर्ष की उम्र तक। यानी कोई पूछे कि बच्चों में या मनुष्य में बुद्धि का विकास आधा कितने वर्ष तक हो जाता है? ऑप्शन में डाल दे 5, 10, 3, 20, तो 3 वर्ष आंसर आएगा इसका। 3 से 4 भी हो सकता है, 3, 3.5 ऐसे, है ना। बुद्धि का 90% विकास 5 से 6 वर्ष की उम्र में। यहां से रीट में क्वेश्चन आया हुआ है। 100% विकास 15 से 20 वर्ष की उम्र तक बालकों में 100% विकास हो जाता है। ठीक है। अब जो ये मस्तिष्क उद्वेलन या ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि है, इसमें 10-10 का समूह होता है। यानी कि 10 बच्चे चुन लिए यहाँ के कि 10 बच्चे तुम हो, 10 बच्चे तुम हो। तुम्हारे सामने कोई कठिनाई रखी जाएगी, तुम्हारे सामने अलग कठिनाई रखी जाएगी। जो पार कर लेगा वो विनर होगा। तो उसमें क्या है कि एक प्रतिस्पर्धा हो जाती है और काम करने को लेकर बच्चों में सृजनात्मकता और चिंतन का विकास होता है। देखिए, सृजनात्मकता और चिंतन का विकास होगा। अब छोटे बच्चों के सामने हम ये चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें इस चीज़ का ज़्यादा पता नहीं होता, इसलिए ये विधि उच्च कक्षा हेतु उपयोगी है। ठीक है। उच्च कक्षा यानी कि 9, 10, 11, 12। छोटे बच्चे होंगे उनके लिए उपयोगी नहीं है, ये इस विधि का दोष है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं स्टेज की, यानी कि इस विधि में कितने चरण होते हैं। तो देखिए, पहला चरण होता है मस्तिष्क विप्लन अवस्था, दूसरा होता है हरी बत्ती अवस्था, तीसरा होता है लाल बत्ती अवस्था। देखिए, इसमें मस्तिष्क विप्लन अवस्था होती है, इसके अंदर सबसे पहले कठिनाई दी जाती है बच्चों को। ठीक है। सबसे पहले कोई प्रोजेक्ट या कोई क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसके अंदर कठिनाई दी जाती है। दूसरा होता है हरी बत्ती। देखिए, सिग्नल्स या ट्रैफिक चौराहे पर जो बत्ती होती है हरी बत्ती, यानी कि चलते जाओ। अगर बच्चा सही काम कर रहा है तो हरी बत्ती यानी कि तुम्हें चलते जाना है। लाल बत्ती यानी कि रुक जाओ, आप लोग यहाँ पर गलती कर रहे हो। तो ये हमारी होगी मस्तिष्क उद्वेलन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, केवल ये चीज ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, और ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं अगली शिक्षण विधि शैक्षिक भ्रमण या क्षेत्रीय भ्रमण या पर्यटन। देखिए, शैक्षिक भ्रमण का मतलब होता है जब विद्यालय के द्वारा कोई टूर ले जाया जाता है या किसी ऐसे स्थान पर बच्चों को विद्यालय से बाहर लिया जाता है जो उनके उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यानी कि उनको एजुकेशन में एक स्थायी और रुचिकर ज्ञान दिलाने के लिए जो टूर करवाए जाते हैं, जो उनको घुमाया जाता है बाहर, सरल भाषा में बोलूं तो वो हमारा हो गया शैक्षिक भ्रमण। ठीक है। अब देखिए, शैक्षिक भ्रमण, क्षेत्रीय भ्रमण और पर्यटन, ये तीनों चीज एक ही है, लेकिन इनके नाम ये अलग अलग है और इनके जनक भी अलग अलग है। तो शैक्षिक भ्रमण का जनक है कोई नहीं, एक तो काम आसान हो गया। अब बच गया क्षेत्रीय भ्रमण। क्षेत्रीय भ्रमण का जनक है पेस्टोलॉजी। कौन है? पेस्टोलॉजी। और पर्यटन, देखिए, पैसे पर्यटन और पैसे प्रोफेसर, पर्यटन प्रोफेसर रेने। ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि जो क्षेत्रीय भ्रमण या शैक्षिक भ्रमण या पर्यटन क्या होता है। विद्यार्थियों को स्कूल की जो 4 दीवारी होती है उसके बाहर ले जाया जाना किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, वो हमारे पास हो गया शैक्षिक भ्रमण। अब देखिए, एक परिभाषा आती है स्ट्रेंथ की।
स्ट्रैंग ने बताया जब बालकों को विद्यालय की चार दीवारी से बाहर उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिया जाया जाता है तो वह शैक्षिक भ्रमण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है चार दीवारी, केवल कीवर्ड को ध्यान रखिए और स्ट्रेंथ चार दीवारी ऐसे याद करेंगे, 4-5 बार बोलेंगे स्ट्रेंथ चार दीवारी, स्ट्रेंथ चार दीवारी, तो अपने आप याद हो जाएगा। आगे देखिए, अब ये प्रोजेक्ट विधि है, नहीं माफ कीजिएगा, जो शैक्षिक भ्रमण विधि है यानी कि क्षेत्रीय भ्रमण विधि है, ये किसके लिए उपयोगी है। देखिए, जब बच्चों को बाहर ले जाए जाएंगे तो बच्चे अपने प्रोजेक्ट का चयन आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चों के सामने एक शहर ले लिया गया, कोई जैसे आगरा शहर ले लिया गया कि आगरा शहर में आप एक ऐसी चीज़ को चुनिए जो विश्व प्रसिद्ध है। अब बच्चों को नहीं पता, लेकिन बच्चों को जब घुमाने लेके गए तो बच्चों ने चुना कि देखा कि भाई जो ताजमहल है ये प्रसिद्ध है, यहाँ पर पर्यटक बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में ताजमहल चुना, यानी कि यह विधि प्रोजेक्ट के चयन के लिए उपयोगी है। ठीक है, एक बात ये हुई। अब अगली है छोटी और बड़ी कक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। देखिए, छोटी कक्षा के बच्चे जब स्कूल से बाहर निकलकर किसी विशेष स्थान पर चीज़ों को देखेंगे तो उनके अंदर जो ज्ञान आएगा वो स्थायी होगा, यानी कि वो उस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे। बच्चों ने एक बार ताजमहल देख लिया तो ताउम्र उनको ये चीज़ याद रहेगी कि हमने ताजमहल तब देखा था। ठीक है, ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, सफ़ेद है, यहाँ पर मीनारे हैं, चबूतरा है, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में स्थायी रहेंगे। ठीक है, यानी कि ज्ञान उनका क्या होगा, रोचक होगा और स्थायी होगा। और यहाँ पर बात करूँ बड़ी क्लास की, तो बड़ी क्लास के बच्चे अपने प्रोजेक्ट को चयन करने में काफ़ी मददगार सिद्ध होगी ये विधि। दोनों की बात हो गई। अब देखिए, जब हम बच्चों को घुमाने ले जाएंगे किसी जगह पर, जब बच्चों को किसी जगह पर हम घुमाने लेकर जा रहे हैं तो बच्चों में प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, यानी कि बच्चों ने आज तक शेर नहीं देखा, केवल किताबों में देखा है। अगर हम चिड़ियाघर में बच्चों को लेकर गए तो बच्चे वहाँ पर देखते हैं ये शेर है, तो प्रत्यक्षता का ज्ञान हो गया और सजीवता का, यानी कि उन्होंने जीवित चीज़ को देख ली, तो अब दोबारा से वो ये नहीं चाहेंगे कि शेर को दोबारा देखा जाए, बल्कि वो केवल ये उससे ऊपर बढ़कर चाहेंगे कि अब की बार उसकी हरकतों को देखना है या और भी कुछ। तो इससे क्या है, सजीवता और प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो यहाँ से केवल क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, जो ये है ना नाम, यहाँ से आते हैं, और एक स्ट्रैंग वाली परिभाषा, बस। अब देखिए, इस विधि के दोष क्या क्या है। लाभ तो हमारे ये हो गए, अब दोष क्या क्या है। देखिए, बच्चों को जब हम घुमाने लेकर जाते हैं तो क्या है कि बच्चे, हम कहते हैं भाई लाइन में चलो, हमें फॉलो करो, तो कोई शरारती बच्चे ऐसे होते हैं जो उस अनुसरण नहीं कर पाते हैं, तो उस प्रकार से दुर्घटना की संभावना होती है कि कहीं किले पर लेके गए, चढ़ गया और कूद गया तो गिरने, यानी कि दुर्घटना की संभावना होती है। ठीक है, अब नंबर 2 बात पर हम चलते हैं आगे। जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं या समस्यात्मक बच्चे, उनके लिए उपयोगी नहीं है। यानी कि मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, वो जब स्कूल में कुछ नहीं सीख पा रहे हैं तो वो सजीवता को देखकर बहुत कम अंदाजा लगाया जाता है कि वो सीखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बात करें तो जो अधिकांश होते हैं, ये जो बच्चे हम कहीं टूर पर लेके जा रहे होते हैं या घुमाने लेकर जा रहे होते हैं तो केवल शैक्षिक दृष्टि से नहीं जाते। जो टीचर होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो जब लेकर जाते हैं तो उसमें क्या है कि बच्चों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से लेकर जाते हैं कि भाई चलो 4-5 दिन अपना मनोरंजन हो जाएगा, उस दृष्टि से। तो ये सबसे बड़ा दोष है इस विधि का। और अगली बात विशेष, जब कोई प्राइवेट या निजी स्कूल के जो टीचर होते हैं स्टूडेंट्स को लेकर जाते हैं तो पैसे लेते हैं, तो धन व समय अधिक लगता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज हमने हमारी 3 विधियां पढ़ी हैं। एक तो मस्तिष्क उद्वेलन, दूसरी शैक्षिक भ्रमण, और तीसरी हमारे पास थी पैनल चर्चा। आज का वीडियो इतना ही। जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो नीचे ये यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन को दबा लीजिए
और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं अच्छी अच्छी क्वालिटी के साथ आपके सामने वीडियो रख सकूं। तो दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को 2 बार देख चुके हैं या 3 बार देख चुके हैं, वो शेयर बहुत ज़्यादा बार करें और लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा रहा है। ठीक है, थैंक यू।